Good afternoon, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to read Chapter 8, Bholi by K.A. Abbas. It's an inspiring and thought-provoking story from your class 10th English book Footprints Without Feet. So, Bholi is a touching story about a simple village girl named Sulekha, often called Bholi because of her slow and innocent nature. Due to her childhood illness, pockmarks, and stammering speech, she was often neglected, laughed at, and underestimated by her family and society. However, the story highlights how education and self respect can transform even the weakest into the strongest. It beautifully conveys the message that every individual deserves dignity and no one should be treated as inferior. So, before we begin the class, don't forget to like the video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more easy explanations, summaries, and line by line analysis of your CBSE chapters. Your support motivates us to keeping bringing quality educational content for you. So the author K.A. Abbas. So K.A. Abbas was a renowned Indian writer and journalist and filmmaker known for his highlighting social issues, women's empowerment, and the fight against injustice in his works. In Bhuli, he presents the struggle of a girl against evils like gender bias, lack of education, dowry, and neglect of women in society. So, this story is not just about Bholi's life but about the power of education, courage, and self respect that can change the fate of anyone. So, पढ़ते हैं इसको. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. बचपन से ही इसको फैमिली में नेग्लेक्ट किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. तो हम पढ़ेंगे इसमें कि क्यों इनकी जो टीचर है वो इनकी जो टीचर थी, भोली की टीचर थी, वो इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेती थी. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या वो अपनी टीचर एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है. तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को लाइन बाय लाइन और फिर इसको समझते हैं. हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन. सो उसका जो असली नाम था इस कैरेक्टर का, भोली का, इसका असली नाम तो सुलेखा था, लेकिन बचपन से लोग उसको भोली कहकर पुकारते थे क्योंकि वह थोड़ी सीधी सादी थी, मासूम थी, भोली सी थी. सिंपलिटन थी मतलब भोली सी थी बिल्कुल, इसलिए उसको सभी भोली कहते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. तो वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ नंबर की बेटी थी. मतलब ये जो टाइटल है ना नंबरदार, रामलाल तो उनका अपना नाम हो गया. नंबरदार इस बेसिकली गांव का जो होता है ना प्रधान जैसा कोई व्यक्ति, प्रधान टाइप का. मतलब प्रधान एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है पंचायत का. हर गांव का एक प्रधान होता है. आप उसे हेड या फिर रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं. सो तो ये नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. वो सिर्फ 10 महीने की थी, मतलब बहुत ही छोटी थी. 10 महीने की छोटी बच्ची थी. तो वो कॉट होता है बेसिकली खाट, जो गांव वगैरह में लोग यूज़ करते हैं. खाट हो गया या चारपाई भी बोल सकते हो. चारपाई से वो गिर गई थी और उसके सर में चोट लगी थी. तो वो सर में उसके चोट लगी और शायद इस वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था. मतलब बचपन में इसको चोट लग गई, तो इस वजह से वो थोड़ी सी कमज़ोर समझी जाने लगी अपनी फैमिली में. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन. और इसी वजह से, क्योंकि इसके सर मतलब ये सर के बल गिरी चारपाई से और फिर इसके सर के मतलब ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गए, इसी वजह से ये थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड रही अपने सारे सिबलिंग्स में. और इसका नाम हो गया भोली द सिंपलेटन. मतलब बहुत ही सीधी सी लड़की. मतलब इसी कारण से भोली सबसे पिछड़ी हुई मानी जाने लगी.
और सब ने उसे भोली कहना शुरू कर दिया। भोली का यहाँ पर मतलब था बहुत ही ऑर्डिनरी और थोड़ी मूर्ख जैसी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। तो जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही फेयर थी, बहुत ही गोरी थी और बहुत ही प्रिटी थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हुआ। मतलब ये स्मॉल पॉक्स एक टाइप का डिजीज़ होता है, इसको हिंदी में चेचक बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारे ना स्किन पे कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं। काफ़ी बच्चों को स्मॉल पॉक्स होता है। अब ये गांव में रहती है तो हो सकता है इसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला होगा। तो जब इसको स्मॉल पॉक्स हुआ, only the eyes were saved, but the entire was permanently disfigured by deep black pock marks. तो सिर्फ इसकी आंखें बची, सिर्फ आंखें बच पाई इसकी। बाकी जो इसकी पूरी बॉडी थी वो डिसफिगर्ड हो गई परमानेंटली, उसमें डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए। मतलब जब इसको स्मॉल पॉक्स हुआ ना तो कुछ इसकी स्किन पे पूरी पे आंखें छोड़ के बाकी सब जगह इसके वो स्पॉट्स हो गए इसके। तो ये और मतलब ये देखने में भी अच्छी नहीं लगने लगी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। बेचारी छोटी सी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाई, क्योंकि इसके दिमाग में भी चोट लग गई थी ना, सर में चोट लग गई थी जब ये गिर गई थी, 10 महीने की थी जब। तो 5 साल तक बोल नहीं पाई, और जब बोलने भी लगी तो स्टैमर करने लगी। मतलब थोड़ी सी स्टैम होता है जैसे थोड़ा अटक अटक के बोलना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना हकलाना, मतलब अटक अटक के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अब देखिए ये तो होता ही है, हमारी सोसाइटी है ही ऐसी। ये तो चलिए विलेज है, इवन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अच्छी अच्छी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, महंगे स्कूल्स में भी ऐसा होता है। जो बहुत ही महंगे स्कूल होते हैं जहाँ पर हाई क्लास बच्चे पढ़ा करते हैं, जहाँ पर मतलब लाखों करोड़ों कमाने वाले लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं, वहाँ पर भी सब चीज़ें होती हैं। तो सारे जो बच्चे थे, दूसरे बच्चे जो उसके एज के थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी उसकी नकल करते थे, उसकी तरह स्टैमर करके बोलते थे। एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल। तो अब लोग बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, इसकी नकल करते थे, तो ये इसका ना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था। तो अब इसी की वजह से इसने बात करना कम कर दिया। मतलब ये बोलना कम कम बोलने लगी है, क्योंकि इसको बोलने में भी दिक्कत थी, और फिर जब भी ये बोलती थी तो इसका लोग मजाक उड़ाते थे। सो रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटी, और चार बेटियों में सबसे छोटी थी भूली। सो एंड द youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was a plenty to eat and drink. अब ये जो इनका घर था ये एक प्रॉस्पेरस फार्मर का घर था। मतलब एक फार्मर तो मतलब गरीब भी होते, लेकिन ये जो फार्मर था ये थोड़ा सा प्रॉस्पेरस था, मतलब काफ़ी पैसे थे इस फार्मर के पास। तो इनके घर में ना कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, कितना भी खाओ कितना भी पियो, इनके घर में कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो जब खाने पीने की कमी नहीं थी तो सारे बच्चे बहुत ही हेल्दी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ भोली को छोड़ के। क्योंकि भोली का तो थोड़ा सा चोट भी लग गई थी, उसको फिर स्मॉल पॉक्स भी हो गया था, और वो बेचारी थोड़ी डिप्रेशन में भी रहती थी, बोल नहीं पाती थी लोगों से, खेल नहीं पाती, किसी साथ खेल नहीं पाती होगी। तो सारे बच्चे बहुत ही हेल्दी थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन भोली नहीं थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू सॉरी द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। अब जो इस फैमिली के जो बच्चे थे, यानी कि जो भोली के 3 बेटे थे ना, इसके तीनों भाई सिटी गए पढ़ने के लिए स्कूल में, फिर वहीं से कॉलेज भी गए पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, अब बेटियों में राधा जो थी वो सबसे बड़ी थी एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और वो सबसे बड़ी जो बेटी थी राधा, उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। तो जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी है मतलब पक्की हो गई थी कि भैया इसकी भी शादी होनी है। मतलब तीनों बेटे तो शहर जाके पढ़ रहे थे, पहले स्कूल पढ़ रहे थे फिर कॉलेज पढ़ रहे थे। अब गांव के लोग अब लड़कियों को बड़ा नहीं बिलीव नहीं करते, तो सबसे बड़ी बेटी की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। मंगला जो सेकंड डॉटर थी उसकी भी शादी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब उसकी
दूसरी बेटी मंगला की भी शादी हो गई, तो अब वो तीसरी बेटी के बारे में वो सोचने लगा जिसका नाम था चंपा, कि अब इसकी भी शादी करनी है। मतलब राधा की भी शादी हो गई, मंगला की भी बात पक्की हो गई थी शादी, फिर उसकी भी शादी हो गई। अब उसके बाद तीसरी बेटी की शादी की बात हुई जिसका नाम था चंपा। अब दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। अब ये तीनों जो बेटियां थी इसकी, राधा, मंगला और चंपा, ये तीनों काफ़ी गुड लुकिंग थी, काफ़ी हेल्दी थी, और इनके लिए लड़के ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स मतलब लड़के ढूंढना, दूल्हा ढूंढना इनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब रामलाल के लिए मुश्किल बात ये थी कि उस भोली की कैसे शादी होगी, क्योंकि वो गुड लुक्स भी नहीं थे और वो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, वो इतनी हेल्दी भी नहीं थी, तो इसके लिए ढूंढने में मुश्किल आएगी। तो समझ में आया कि वाई इज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर, कि उसकी शादी कैसे होगी। एंड फॉर मतलब वो बाकी वो दिमाग से भी कमज़ोर है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है शायद, पता नहीं, अभी पढ़ाई उसकी बताएंगे, लेकिन उस वो सुंदर भी नहीं है देखने में, हेल्दी भी नहीं है, दिमाग भी थोड़ा कमज़ोर है, प्लस वो मतलब वो उसको, और वो देखने में भी अच्छी नहीं है, तो मुश्किल तो होगी। अनयूजुअल रीजंस क्या थे भोली के स्कूल भेजने के, ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। भोली वॉज 7 years old when मंगला मैरिड। अब देखो, ये जो पहली बेटी की शादी हो गई थी, जब मंगला की शादी हुई तो वो सिर्फ 7 साल की थी, तो मंगला तो बड़ी होगी ना, मतलब तो जब मंगला की शादी हुई तो वो सिर्फ 7 years की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। अब उसी साल, जब वो 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई, तो उसी, देखो ये बेचारी मंगला कैसे बैठी हुई है, और इसकी ये बहन, ये चंपा होगी, देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। इसको वैसे भी फैमिली भी काफ़ी नेग्लेक्ट करती है, चलो कोई बात नहीं, अब करती है तो देखते हैं। जब ये 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई, और इसी ईयर स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल भी शुरू हुआ गर्ल्स के लिए उनके विलेज में। पहले नहीं था लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल, अब चालू हो गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहिब थे, ये भी एक पोस्ट होती है, वो आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अब इससे पहले क्या था, इसकी बहनें जो थी मंगला, ये भोली की बहनें थी, राधा, मंगला, चंपा, ये सब स्कूल नहीं पढ़ती थी, तो स्कूल क्योंकि था भी नहीं और ये पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब जब स्कूल खुला और तहसीलदार साहब उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आए, तो उन्होंने रामलाल से बोला, क्योंकि तुम भाई प्रधान हो और तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो इस गांव के, और तुम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी हो गवर्नमेंट के, तो चलो तुम ही एक एग्जाम्पल सेट करो इस गांव में विलेजर्स के सामने, और तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। So that night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो अब ये अपने घर में बताता है, अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है कि भाई बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तहसीलदार साहब ने भी बोला, तो वो चिल्लाती है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। अब रामलाल में तो करेज नहीं थी कि वो डिसोबे कर जाए, मतलब वो बात से मना कर दे तहसीलदार की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। वो कहते कि चलो एक आइडिया है, अब 3 बेटियों को तो मतलब अभी मंगला की शादी हो गई है और राधा की शादी हो गई, चंपा भी अनमैरिड है और भोली भी अभी अनमैरिड है। चंपा को नहीं भेजते क्योंकि वो तो सुंदर, उसकी शादी तो हो ही जाएगी, शायद भोली की शादी ना भी हो, तो चलो ऐसा करते हैं, मतलब चंपा की तो शादी आराम से होगी, उसकी आम शादी करेंगे, भोली की पता नहीं होगी नहीं होगी। तो कहती है मैं बताती हूँ हमें क्या करना है, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। तो हो सकता है भाई थोड़ी ये पढ़ लिख जाए तो इसकी शादी होने के चांस थोड़े बढ़ जाएं, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि भोली की शादी होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है। तो उसकी मदर को भी लगता है कि अगर ये शायद पढ़ लिख जाए तो शायद इसके शादी होने के चांसेस हो जाए, विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि इसका फेस बहुत अगली है और इसके अंदर थोड़ा दिमाग
भी इसका ठीक से काम नहीं करता। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। चलो इसकी टेंशन हम स्कूल के टीचर्स पर छोड़ते हैं, स्कूल के टीचर्स इसकी टेंशन लेंगे। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी, आई टेक यू टू स्कूल। अब नेक्स्ट डे रामलाल भोली को हाथ से पकड़ते कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ। भोली थोड़ा डर जाती है, शी वॉज फ्राइटेंड, शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। अब उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, तो वो थोड़ा डर गई। अब भोली जो है थोड़ा घबरा गई, समझ ही नहीं आया कि उसे कहाँ लेके जा रहे, उसे स्कूल के बारे में पता ही नहीं था। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज सॉरी शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसको ना याद आता है भोली को, मतलब उसे याद आई कुछ दिन पहले उनकी एक बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी जिसका नाम था, उसको घर के बाहर निकाल कर बेच दिया गया था। तो भोली को लगा कि शायद उसको भी अब घर से बाहर ले जाकर उसे बेच दिया जाएगा, उसे भगा दिया जाएगा। जैसे गाय जो है बूढ़ी हो गई थी, किसी काम की नहीं बची थी, तो उसे घर से बाहर ले गए और बेच कर आ गए। तो उसको भी लग रहा है कि शायद उसके साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है। तो वो डर जाती है, वो चाहती है नो 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 ऐसे करके चिल्लाती है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। तो उसको लग रहा है अब जैसे भी है तो ये उसी की फैमिली, अपनी फैमिली को तो छोड़ के नहीं जाना चाहती ना ये। तो उसको लगता है कहीं मुझे तो कहीं नहीं भेज रहे ये लोग। तो वो डर के मारे चिल्लाती है कि मुझे नहीं जाना, नहीं 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 बोल के। अब वो डर के मारे अपने फादर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तो ये उसकी मन में जो मतलब जो डर है, जो लैक ऑफ सेफ्टी है, वो ये दिखाता है। अब रामलाल चिल्लाता है, व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट्स वियर हर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अब ये गुस्से में चिल्लाता है कि अरे क्या हो गया तुमको, तुम बेवकूफ़ लड़की हो बिल्कुल, मैं तो बस तुम्हें स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। तो भोली के डर को रामलाल समझ नहीं पाया ना, वो क्यों चिल्ला रही है। बस वो उसको डांट देता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो इतना, स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ मैं तुमको। उसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा कि चलो इसे कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, कुछ डिसेंट कपड़े पहनाओ, नहीं तो अब जब मैं इसे स्कूल लेकर जाऊँगा तो वहाँ के टीचर्स और जो दूसरी स्कूल गर्ल्स हैं वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में, कि हम इसको हम कैसे रखते हैं। आपने देखा ना कि देखो कितने बुरे कपड़े पहन के, इसकी इस बेटी ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसके कपड़े इतने अच्छे भी नहीं है, ये अगर अच्छी नहीं दिखती तो क्या इसको अच्छे कपड़े भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते लेकिन इसको। तो वो कहता है अपनी वाइफ से कि आज इसे ढंग के कपड़े पहना दो, वरना स्कूल के टीचर और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो यहाँ पे हमें साफ दिखता है कि रामलाल भोली को स्कूल तो भेज रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो कुछ पढ़ लिख के बन जाए, नहीं, वो सिर्फ इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसको सोसाइटी में अपनी इज़्ज़त बनानी है, और उसको तहसीलदार साहब ने बोला है अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, तो इस वजह से ये भेजेगा। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भूली। अब इसकी अब तक की लाइफ में कभी इसके लिए नए कपड़े बने ही नहीं थे। हमेशा ये अपनी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े पहनती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर। जिसकी बड़ी बहनों के कपड़े छोटे हो जाते थे वही इसको मिलते थे। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लोथ्स। इवन उसके कपड़ों को कोई धोने का भी नहीं सोचता था। मतलब उसके कपड़े धोने हैं या उनकी केयर, सिलना है उनको या धोना है, उनकी केयर करने का भी कोई नहीं सोचता था, क्योंकि पूरी फैमिली इसको निगलेक्ट करती थी ना कि ये अच्छी नहीं दिखती है, तो उसके कपड़े भी गंदे होते थे। तो यहाँ हमें इसके कपड़ों से पता चलता है कि अब इसको अब अच्छे कपड़े पहनाने जाएंगे ये लोग, क्योंकि अगर ये इन्हीं गंदे कपड़ों में गई तो लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, इन्हें डर है। तो कभी इसके लिए नए कपड़े बने नहीं, इसके पास हमेशा पुराने कपड़े रहे हैं जो इसकी बहनों के इसने पहने हैं, यूज्ड कपड़े। कोई इसके कपड़े सिलने या धोने तक की भी परवाह नहीं करता। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज किस्मत से भोली को एक साफ ड्रेस मिल गई जो उसकी बहन चंपा की थी। कपड़े पुराने थे, कई बार धुल चुके थे और चंपा को नहीं आते थे। She was even bathed and oil was rubbed into her dry matted hair. अब भोली को नहलाया भी गया और उसके जो रूखे उलझे हुए बाल थे उसमें ऑयलिंग की गई, मतलब रब किया गया उसके बालों में तेल को।
और उसे पहली बार लग रहा था कि शायद अब उसका ऐसा ध्यान रखा गया, मतलब पहली बार उसका ध्यान रखा गया था। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम। अब भोली को यकीन हो गया कि उसे घर से कहीं बेहतर जगह पर लेकर जाया जा रहा है, मतलब कि ये कोई ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो उसके घर से काफ़ी बेहतर है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. So जब वो स्कूल पहुँचे तो बाकी जो बच्चे थे वो स्कूल में अपनी क्लास में पहले से बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। अब रामलाल ने अपनी बेटी भोली को हेड मिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। अब अकेली हो गई भोली, वो हेड मिस्ट्रेस के साथ है, पर है तो अकेली, वो जानती थोड़ी उसको। तो अकेली रह जाने पर भोली ने डर से भरी आंखों से चारों तरफ देखा, उसकी आंखों में बड़ा डर था। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books and writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. अब क्या हुआ, ये डर के मारी तो देख रही है तो उसको दिखा कि बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर और हर रूम में उसके जैसी लड़कियाँ मैट पर बैठी, मतलब ऐसे बहुत सारे रूम हैं इस बिल्डिंग में, स्कूल में, और हर रूम में कई कई बच्ची हैं उसी की एज की, उसी के जैसी, और वो उस पर बैठी, मैट्स पर बैठी हैं और वो कोई बुक पढ़ रही हैं और राइटिंग मतलब लिख रही हैं स्लेट पर, मतलब बुक पढ़ रही हैं और स्लेट पर लिख रही हैं। पुराने ज़माने में स्लेट्स यूज़ होती है। स्लेट्स आर बेसिकली एक पत्थर होता है छोटा सा, हैंड कैरी हो जाता है वो, उसमें एक स्पेशल टाइप का एक चौक रहता है पतला सा, उससे लिखा जाता है, वो रब हो जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना। स्लेट इज़ बेसिकली अ मिनी ब्लैक बोर्ड जो कि बच्चे यूज़ करते थे। तो लड़कियां जो थी वो मैट पर बैठ के बुक से पढ़ रही थी और अपनी स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द रूम। अब हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि किसी मतलब एक क्लास के कोने में जाकर बैठ जाओ। इस तरह भोली का पहला जो दिन था स्कूल में, मतलब भोली के स्कूल में पहला जो दिन था वो काफ़ी डर के निकला, उसको काफ़ी हेजिटेशन हुई और काफ़ी उसे स्ट्रेंज भी फील हुआ, अजनबीपना लगा उसको। लेकिन धीरे धीरे यह उसके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, चाहे सोसाइटी की वजह से ही हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स का ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि उसको स्कूल भेजा जाए। Bholi didn't know what exactly school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को ना बिल्कुल पता नहीं था, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है, वहाँ क्या होता है। बट वो बड़ी खुश थी कि उसी की उम्र की लड़कियाँ, उसी की हम उम्र लड़कियाँ वहाँ पर थी और बहुत सारी लड़कियाँ थी। अब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऐसा होप कर रही थी कि शायद इन्हीं में से कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाए। इसके पास कोई दोस्त भी तो नहीं था, तो अब उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्कूल में उसे एक रिलीफ मिल रहा है कि वो यहाँ अकेली नहीं है, उसके जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उसको उम्मीद भी हुई है कि शायद इनमें से कोई मेरी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब ये जो लेडी टीचर थी क्लास में, वो इन लड़कियों से कुछ कह रही थी, इन बच्चियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। तो वो वॉल पे कुछ पिक्चर्स लगी थी, वो उनको देखने लगी। उन पिक्चर्स के कलर थे वो उसको बहुत फैसिनेट कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज। तो उसने देखा कि जो मतलब दीवार की तस्वीरों में से सब कुछ अपने आसपास का उसे दिखा, जो दीवार पे वॉल पर जो इमेजेस थी वो उसे अपने आसपास की लगी। जैसे कि जो घोड़ा बिल्कुल वैसा ही ब्राउन था, जैसा घोड़ा मतलब उसी ब्राउन कलर का घोड़ा था, बिल्कुल सेम ऐसा ही घोड़ा बना हुआ था जैसा घोड़े पर जो तहसीलदार आता है उनके विलेज को विज़िट करने, मतलब घोड़ा वैसा ही था जैसा तहसीलदार के पास था, उस घोड़े की तरह ही था। और इसने ये तहसीलदार को घोड़े पे तब देखा था जब वो इनके गांव में आता है
विज़िट करने। अब वो उसने गॉड का पिक्चर देखा तो गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर। अब ये जो बकरा यानी कि गॉड उसने देखा वो बिल्कुल वैसा ही था, ब्लैक कलर का था, बिल्कुल वैसा था जैसा उसने अपने पड़ोस के बकरे को देखा है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और बिल्कुल हरा, जो तोता जो हरा था बिल्कुल उतना ही हरा था जितना उसने अपने घर के पास के आम के खेत, आम के बाग में, आम के खेत नहीं होते, आम के बाग होते हैं, तो आम के बागों में जो उसने तोते देखे थे ना ग्रीन कलर के, सेम एग्जैक्टली उसी कलर की पिक्चर में भी थे। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय थी, गाय की पिक्चर थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी, जो उनके घर में गाय थी ना, ओल्ड काऊ थी लक्ष्मी जिसको इन्होंने बेच दिया था, बिल्कुल उसकी तरह थी। मतलब उसको ना ये पिक्चर्स देख के काफ़ी मतलब इसको कनेक्शन फील हुआ, पहली बार इसको स्कूल से कनेक्शन फील हुआ थ्रू दीज पिक्चर्स। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी भोली ने नोटिस किया, मतलब अचानक से उसने नोटिस किया कि टीचर जो है उसकी तरफ खड़ी है, उसके पास खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। ये पहली बार था उसकी लाइफ में जब उसे कोई देखकर मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल पहली बार। तो इसके तो पेरेंट्स तक इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको नए कपड़े नहीं दिलाते, इसके कपड़े धोते तक नहीं हैं, इसको मतलब फैमिली में इसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। और मज़ाक, जो इसके साथ के बच्चे हैं, जो इसके पड़ोसी हैं, वो सब भी इसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इसको कोई देख के स्माइल कर रहा था। अब टीचर इससे बोलती है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। वो पूछती है कि, मतलब वो बहुत प्यार से पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली अपना नाम बताती, भो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर दैन इट। अब वो स्टेमर तो करती है, फिर भी उसने अटकते अटकते भो बोला, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। अब इतना ही, वो नाम पूरा नहीं ले पाई, वो रोने लगी, उसकी आंखों में बेबसी थी कि वो ना नाम पूरा नहीं बोल पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. बड़ा बुरा है यार इसके साथ। तो उसने अपना सिर झुका लिया और कोने में बैठ गई, क्योंकि अब सब बच्चे उसको देख रहे थे कि ये अटक रही है, हकला रही है। तो सब बच्चे ना उस पर हंस रहे थे, सारी लड़कियां उस पर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। तो वो मतलब अपना नाम भी नहीं बता पाई, इस बात से सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए वो अपना सिर नीचे उसने सिर झुका के वो बैठ गई और रोने लगी। और उसने ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dare not leave the corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अब भोली जो सर झुका के कोने में बैठ गई थी ना, इतने में क्या हुआ, घंटी बज गई क्लास की। अब घंटी बजते ही सारी लड़कियां क्लास से बाहर भाग गई, लेकिन भोली वहीं सिर झुकाए कोने में बैठी रही और रोती रही, सोब करती रही, सुबक सुबक के रोती रही। अब टीचर की आवाज़ आई, भोली। टीचर ने उसको बुलाया। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच हर हार्ट। अब टीचर ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरमी से, सूदिंग से उसका नाम पुकारा, भोली। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से बुलाया था, इतनी प्यार से उसको देख रही थी मैम उसकी, और इतने प्यार से उसका नाम बुलाया कि मतलब लाइफ में ये पहली बार उसे किसी ने इतना प्यार दिया था। तो उसकी ये बात उसके दिल को छू गई। मतलब बिल्कुल ये जो आवाज़ थी ना मैम की, भोली जब वो बोली, तो ये बात बिल्कुल उनके दिल को, उसके भोली के दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। अब टीचर ने कहा कि उठो, और ये कोई ऐसे कमांड नहीं थी, ये कोई ऑर्डर नहीं था, बल्कि ये एक फ्रेंडली सजेशन था कि तुम उठ जाओ, अब सब गए, अब तुम उठ के बैठो आराम से। तो भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, टीचर ने बोला, मतलब फिर बहुत प्यार से बोला कि अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब इसको फिर से अपना नाम बताना है। तो भोली के शरीर में से पसीना छूट गया। अब उसे डर था कि फिर से उसकी ये स्टैमरिंग उसको डिसग्रेस करेगी, शर्मिंदा करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब ये इस काइंड वुमेन के लिए, क्योंकि ये जो टीचर है ये बहुत ही दयालु है, बहुत ही प्यारी है। अब
इस प्यारी सी टीचर के लिए उसने एक बार और कोशिश करने की, मतलब उसने डिसाइड किया, मतलब शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट कि भाई इतनी प्यारी टीचर है, इतनी प्यार से मुझे बुला रही है, मेरा नाम पूछ रही है, तो इसने सोचा कि भाई चलो मैं फिर कोशिश करती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ थी उनकी, और भोली को ना विश्वास भी था इस टीचर पर कि वो तो उनका मजाक नहीं उड़ाएगी। सो शी बिगेन टू स्टेमर। अब उसने फिर से हकलाते हुए कहा भ भ भो भो, मतलब बोल नहीं पा रही बेचारी। वेल डन, द टीचर encouraged her, come on now the full name। अब टीचर ने तुरंत कहा कि अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम, अब अपना पूरा नाम बोलो। अब वो बोली भ भ भो भोली, बड़ी मुश्किल से बोली वो। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement। आखिरकार भोली ने अपना कोशिश कर करके अब अटक अटक के पूरा नाम बोल दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, मतलब कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव करी है उसने। ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट लग रही थी उसको कि अपना नाम पूरा बोला उसने। शायद पहली बार ही बोला है, वो भी टीचर ने इतना इनकरेज किया तब। अब टीचर ने फिर से उसको मतलब बोला वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। अब टीचर ने बहुत प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा शाबाश, बस अपने दिल से डर निकाल दो, फिर तुम भी बाकी सबकी तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क। अब भोली ने ऊपर सर किया अपना, वो ऊपर देखा और वो मतलब उसने कहा नहीं, लेकिन जैसे वो कहना चाह रही हो कि सच में रियली। वो बोली नहीं है, इतना तो बोल नहीं पाती ना भोली, लेकिन उसने सर उठा के टीचर को ऐसे उम्मीद से देखा जैसे वो कह रही हो कि हाँ क्या सच में मैं भी बोल पाऊँगी सबकी तरह। सो इस पेपर में देखा कि भोली को आज पहली बार सफलता मिली, और टीचर का ये जो बिल्कुल काइंड बिहेवियर उसके लिए उसकी वजह से ही मिला। उसकी टीचर ने उसको पहले दिन ही इतना ज़्यादा इंकरेज किया है, और यहीं से अब भोली का आत्मविश्वास जागेगा, उसके अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन पैदा होगा, वही उसको आगे लेके जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? अब टीचर ने कहा हाँ हाँ ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ स्कूल आना है, तुम्हें रोज़ स्कूल आना है, क्या तुम आओगे? ये पूछ रही है इसे विल यू कम। तो भोली ने सर हिलाया, उसने बोला यस, मतलब उसने अभी बोला नहीं है, उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया है, और सर हिला के उसने हाँ कहा। नो से इट अलाउड। अब टीचर ने बोला कि अरे सर मत हिलाओ, ज़ोर से बोलो। तो उसने बोला ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब भोली ने अकलाते हुए ये यस कहा, और उसे खुद वो काफ़ी आश्चर्य हो, खुद काफ़ी एस्टोनिश हो गई कि अरे ये उसी ने बोला है, वो ये बोल पाई है। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। अब टीचर ने कहा कि देखा मैंने तुम्हें बोला था ना तुम बोल लोगी, अब ये बुक लो, ये बुक से तुम पढ़ना। The book was full of nice pictures, and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letters. अब उसने जो बुक दी, बुक में बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स थी, बहुत सुंदर पिक्चर्स थी, पिक्चर्स काफ़ी कलरफुल थी। उसमें डॉग की, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर सबकी पिक्चर थी, और लक्ष्मी जैसी गाय की भी थी। और हर एक पिक्चर के नीचे मतलब एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड, और हर एक पिक्चर के साथ मतलब पिक्चर के नीचे बड़े बड़े काले अक्षरों में शब्द लिखा था। अब टीचर बोलती है in 1 month you will be able to read this book, then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be ever more learned than anyone else in the village। अच्छी बात है। टीचर बोली कि ये बुक तुम 1 महीने में पढ़ना सीख जाओगी, जब ये बुक पढ़ना सीख जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी, जब तुम वो भी पढ़ना सीख जाओगी तो उसके बाद एक और बड़ी बुक दूंगी, मतलब एक के बाद एक मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी किताब दूंगी। मतलब पहले तुम 1 महीने में ये किताब पढ़ना सीखना, फिर मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी।
और धीरे मतलब वो उसके बाद जब तुम वो पढ़नी सीख जाओगी तो मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूँगी, और धीरे धीरे तुम पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। ऐसे एक के बाद एक किताब पढ़ोगे तो तुम पढ़ी लिखी हो जाओगे। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई तुम पे नहीं हंस पाएगा क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रहोगी ना। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। तो कहते हैं कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, और तुम भी बिना अटके, बिना स्टैमर किए, ज़रा भी बिना हकलाए तुम सब कुछ बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई ना? तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें मेहनत करनी है। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर जाओ, कल सुबह जल्दी आना। आज तो ये लेट आई ना, वो कहते कल तुम जल्दी आना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब भोली को ऐसा लगने लगा जैसे गांव की मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठी हों और स्कूल के सामने वाले पेड़ों पर लाल फूल खिल गए हों। इसका जो दिल था, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। मतलब इसका दिल एक नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी, मतलब एक नई धड़कन से भर गया। दस द ईयर पास्ट, काफ़ी साल बीत गए। फिर द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, अब काफ़ी साल बीत गए और जो विलेज था वो एक छोटा शहर, कस्बा बन गया। मतलब विलेज थोड़ा डेवलप हो गया, अभी छोटा टाउन बन गया। आगे पढ़ते हैं हम। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल खुला था ना जब ये भूली बहुत छोटी थी, अब साल बीत गए तो यही स्कूल अब एक बड़ा स्कूल बन गया, एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। सो द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब जो शहर गांव है वो स्मॉल टाउन बन गया, अब जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। यहाँ पर सिनेमा मतलब जो थिएटर्स थे वो भी बन गए। हाँ, मतलब टिन शेड में थे लेकिन बन गए। एक कॉटन गिनिंग मिल भी बन गई, और जो मेल ट्रेन थी वो भी इनके रेलवे स्टेशन पर अब रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामला सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशम्बर्स प्रपोजल। तो एक दिन रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि क्या हमें बिशम्बर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसकी वाइफ कहती है येस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अब देखते हैं क्या है ये प्रपोज़ल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत लकी रहेगी अगर उसे ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो, क्योंकि वो बहुत ही बिशम्बर का रिश्ता है वो शायद, क्योंकि बिशम्बर बहुत ही अच्छा है, अच्छा ब्राइड ग्रूम है। और मतलब भोली लकी रहेगी। उसकी एक बड़ी सी दुकान है, एक उसका अपना घर है, बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन बैंक। तो भोली लकी रहेगी अगर इससे शादी हो जाए बिशम्बर से। तो एक बड़ी सी शॉप है, खुद का अपना घर है, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में बहुत 1000 पैसे भी हैं, मतलब काफ़ी सारे पैसे भी हैं। एंड मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। तो वो कोई डाउरी दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, ओ माई गॉड, एंड ही ऑल्सो लिम्स। किससे शादी करना चाह रही है इसकी। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। वो कहता है कि मतलब इसकी माँ तो कहती है कि हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन जो उसके फादर कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, बट वो इतना यंग नहीं है, तुम्हें पता है ना वो बहुत बड़ी एज का है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मतलब वो भोली के फादर की एज का है, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा हो गया वो तो। और वो थोड़ा सा लिम्प भी करता है, उसको चलने में दिक्कत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो उसकी पहली वाइफ के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं। तो भोली तो वैसे भी अपने पेरेंट्स की यंगेस्ट चिल्ड्रन है, देखा जाए तो यंगेस्ट चाइल्ड है। उससे बड़े तो उसके कितने सारे भाई बहन हैं, और वो जो आदमी है विशंबर वो उसके फादर की एज का। तो ये तो कम से कम 30-40 साल का गैप हो गया है। तो भाई उसके खुद के पहली वाइफ, मतलब उसकी पहले भी शादी हो रखी है, और उस वाइफ से जो उसको बच्चे थे वो भी बहुत बड़े हो गए हैं। बताओ यार ये कैसे रिश्ता ढूंढ रहे हैं इसके लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। बताओ इसकी मदर ही है,
जो एग्री कर रही है। 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो उसकी वाइफ बोली कि क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी के लिए 45 से 50 कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड ही डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। वो कहती है कि हम तो फिर भी लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है, उसको भोली के ना तो पॉक मार्क्स का पता है, ना ही जो उसके पास दिमाग की कमी है, लैक ऑफ सेंस है, उसके बारे में पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो वो कहती है कि अगर हमने रिश्ता ठुकरा दिया, अगर हमने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो शायद भोली जो है सारी ज़िंदगी अनमैरिड रह जाएगी, कंवारी रह जाएगी। येस बट आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से। अब रामलाल ने कहा, हाँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी, क्या भोली मान जाएगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से। यार इसकी मदर बहुत विलन है, बिल्कुल अपनी बेटी की कोई कदर ही नहीं है इसको, बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ लाइक अ डम काउ। कहते ना एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, हेंस प्रूफ्ड। सो चलिए पढ़ते हैं। अब फादर तो फिर भी कह रहे कि भाई भोली क्या कहेगी, तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो विटलेस, ना समझ कह ही क्या सकती है, वो तो बिल्कुल डम का, वो तो बिल्कुल गूंगी गाय जैसी है, कुछ नहीं बोलेगी वो, हम तो जहाँ मर्जी इसकी शादी कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कहेगी। मे बी आर राइट मटर्ड रामलाल। अब रामलाल बड़बड़ाया, शायद तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversation. अब आंगन में मतलब कोर्टयार्ड में दूसरे कोने पर भोली जो है अपनी कॉट पर जाग रही थी और अपने फादर मदर की, अपने पेरेंट्स की इस विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन को, धीरे धीरे जो आवाज़ बात कर रहे थे ना, इसको सुन रही थी। उसको बहुत बुरा लगता है। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. तो बिशंबर नाथ एक बहुत ही अमीर मर्चेंट था, ग्रॉसर था, और वो अपनी शादी में अपने काफ़ी सारे दोस्तों को लेकर और रिश्तेदारों को लेकर आता है, मतलब बारात लेकर आता है, बहुत बड़े सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर आता है, बहुत बड़ी बारात लेकर आता है। मतलब इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी लड़की से शादी करने आ रहा है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Procession होता है बारात, with the bridegroom riding on a decorated horse. अब बारात में ब्रास का, पीतल का बाजा बज रहा था, जो एक लोक उस समय की एक फेमस हिंदी फिल्म की गाने की कोई ट्यून बजा रहा था। और दूल्हा जो था वो एक सजाए हुए घोड़े पर, मतलब डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठकर आ रहा था, जैसे इंडियन वेडिंग्स में होता है वैसे ही। रामलाल वॉज overjoyed to see such pomp and splendor. She had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. अब ये इतनी अच्छी बारात देखकर इतनी सजी बारात थी, इतने सारे लोग थे, इतनी बड़ी बारात देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ, इतनी शान शौकत देखकर। उसने तो कभी सपने में भी नहीं देखा था कि भोली की शादी इतनी ग्रैंड होगी, ग्रैंड वेडिंग होगी, मतलब उसकी शादी इतनी ग्रैंड हो सकती है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। बताओ कैसे लोग हैं ये। भोली की बड़ी बहनें जो इस शादी के लिए आई थी, वो भी उसकी किस्मत से चल रही थी कि देखो कितनी अच्छी बारात आई है इसकी, देखो कितने अमीर लोगों में शादी हुई है इसकी, तो ये जलने वाली बात है, बताओ। चलो कोई नहीं, जल रही थी तो। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब वही फिल्मी डायलॉग बोला पंडित जी ने, मतलब वो शुभ घड़ी आई और पंडित जी ने बोला दुल्हन को बुलाइए, तो दुल्हन को बुला लिया। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the sacred fire. अब भोली, जिसने रेड कलर की सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी पहनी हुई है, मतलब शादी का जोड़ा पहना हुआ है, और उसे सेक्रेड फायर के पास दुल्हन की जगह पर ले जाकर बिठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो अब बिशंबर नाथ का कोई दोस्त कहता है कि अरे दुल्हन को हार पहनाओ। हमने यहाँ देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भोली का रिश्ता पक्का कर देते हैं, ये भी नहीं देखते कि उसके तो इतनी एज है और उसकी पहली जो शादी थी उससे जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, और वो बिशंबर जो है वो रामलाल की एज का ही है,
और बिशंबर की जो बारात है वो काफ़ी शान और शौकत से, पॉम्प एंड शो से आती है। प्लस ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, ये बड़ी सी बारात देख के उसे गर्व महसूस होता है। इवन उसकी जो सिस्टर्स हैं, भोली की बड़ी बहन है, वो उससे जलने लग जाती हैं और भोली दुल्हन बनकर मंडप में पहुंच जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब जो दूल्हा है वो लिफ्ट करता है, थोड़ा सा ऊपर को करता है हार को, जो कि येलो मैरीगोल्ड से बना था। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। क्या होता है जब मतलब उसका एक दोस्त कहता है कि चलो यार वरमाला डालो दुल्हन के गले में, तो दूल्हा जो है बिशंबर, उन्हें पीले गेंद के फूलों की माला उठाई। अब एक औरत ने क्या किया, उसने ना ब्राइड के फेस से वेल, जो सिल्कन वेल था क्योंकि सिल्क की साड़ी थी, वो हटा दिया, स्लिप बैक कर दिया उसने। मतलब इन्होंने भी उसका चेहरा छुपाया हुआ था और शायद बिशंबर को उसका चेहरा देखा भी नहीं था उसने। तो एक औरत ने भोली का घूंघट हटा दिया और जैसी घूंघट उठा बिशंबर ने भोली के चेहरे पर एक नज़र डाली। The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब भोली का चेहरा देख के, क्योंकि उस पर स्पॉट्स थे, पॉक्स के निशान थे ना, तो वो मतलब उसका चेहरा देखते ही माला दूल्हे के हाथों में रह गई और फिर धीरे से ये जो भोली है उसने अपना घूंघट फिर से नीचे कर लिया। Have you seen her? said Bishamber to the friend next to him. She has pock marks on her face. अब बिशंबर ने अपने साथ वाले दोस्त से कहा कि तुमने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर तो पॉक्स के निशान हैं, चेचक के दाग हैं। So what? You are not young either. अब उसका दोस्त बोला तो क्या हो गया, तुम भी तो जवान नहीं हो, तो जवान लड़की है। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. तो बिशंबर बोलता है कि ठीक है मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तो मुझे इसके फादर को मुझे कम से कम 5,000 रुपये देने चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि अगर हो सकता है कि भाई मैं यहाँ यंग नहीं हूँ, बट अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देनी चाहिए, मतलब वो मुझे 5,000 रुपये दें। मतलब वो यहाँ पे 5,000 रुपये की डॉरी मांग रहा है क्योंकि उसने दुल्हन का चेहरा देख लिया और उसे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि उसके निशान है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज़। अब रामलाल ने अपनी पगड़ी, अपना टर्बन यानी कि अपनी इज्जत, आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, लोग अपनी पगड़ी पैरों में रख देते हैं ऐसे सिचुएशन जब लोग दहेज मांगते हैं, तो वो पगड़ी सिर्फ पगड़ी नहीं होती है, वो एक तरह का ऑनर होता है। वो बिशंबर के पैरों में रख देता है और कहते हैं कि भाई मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करो, मेरी इतनी बेइज्जती मत करो, आप 2,000 रुपये ले लो और शादी कर लो। वो कहते हैं नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। बिशंबर बोला नहीं, पूरे 5,000 ही चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अब रामलाल थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगा कि थोड़ा तो अब रहम करो हम पर, अगर आप बारात वापस ले जाओगे तो मैं कभी गांव में मुँह नहीं दिखा पाऊँगा कि अभी मेरी बेटी की बारात लौट गई थी, बेइज्जती हो जाएगी ना इसकी। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर बोला तो फिर निकालो भाई पूरे 5,000 रुपये। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब रोते हुए रामलाल घर में गया, अंदर गया, तिजोरी खोली, अपना सेफ खोला और पैसे निकालकर बिशंबर के पैरों में रख दिए। बताओ। On Bishamber's greedy face appeared a triumphant smile. She had gambled and won. Give me the garland, he announced. अब बिशंबर के लालची चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई कि भाई देखो पैसे मिल रहे ना, जैसे उसने एक कुछ गैम्बल किया, एक दाव खेला और वो जीत गया। फिर उसने बोला, मतलब उसने अनाउंस किया कि माला दो मुझे। Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not
downcast. अब एक बार फिर से दुल्हन का घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार भोली की आंखें झुकी नहीं थी. पहले उसकी आंखें झुकी थी, अब नहीं झुकी हैं. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. लेकिन इस बार मतलब वो जो उसकी आंखें झुकी नहीं थी, और इस बार वो सीधा दूल्हे विशंबर की ओर देख रही थी. उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत थी, कुछ भी नहीं था. सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट था, मतलब एक ठंडा तिरस्कार था. सो इस बार क्या था, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था. उसने देखा अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में, और उस पर देखा, उसे कुछ नहीं था, सिर्फ एक कोल्ड सा उसके फेस पर एक एक्सप्रेशन था. Vishwambar raised the garland to place it round the bride's neck. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. जैसे ही विशंबर ने भोली के गले में हार डालना लगा, तो भोली ने बिजली की तरह हाथ उठाया और माला आग में फेंक दी. मतलब उससे छीन के आग में से फेंक दी, बिजली की तरह फेंक दी, मतलब एकदम तुरंत ही कर दिया एकदम. फिर वो उठ खड़ी हुई, और उसने घूंघट भी हटा दिया. सो शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. अब वो बोलेगी, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस. वो भोली ने साफ और ऊंची आवाज में कहा, पिताजी. And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were started to hear her speak without even the slightest tremor. अब उसने बहुत तेज़ और साफ ऊंची आवाज़ में कहा, पिताजी. अब ये आवाज़ सुन के उसके मम्मी पापा, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके सारे रिश्तेदार, उसके पड़ोसी सब हैरान रह गए, क्योंकि ये जो पिताजी वो बोली है ना, वो बिना हकलाए बोली है, ज़रा भी नहीं स्टैमर किया उसने. पिताजी, टेक बैक योर मनी. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. ये हुई ना बात. बहुत ही दृढ़ आवाज़ में कहा उसने कि पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो इससे, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी. बताओ, तमीज़ है इसकी. है इतनी, एक तो छोटी लड़की से शादी कर रहा है, फिर दहेज भी चाहिए. वाह. अब ये वो मोमेंट है जब भोली पूरी तरह बदल जाती है. एक डरी सहमी सी हकलाने वाली लड़की अब एक कॉन्फिडेंट और ब्रेव लड़की बन गई है. उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका जो बोलते हैं ना सेल्फ इंटेक, जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जीत जाता है, और अब लालच और अपमान को वो ठुकरा देती है. अब आगे पढ़ते हैं. अब ये इस स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और एंड भी है इसका. अभी हम भोली बोलेगी और सब सुनेंगे. रामलाल वॉज thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly, so shameless. अब रामलाल तो हैरान ही हो जाता है बिल्कुल सुन के. अब मेहमान भी फुसफुसाने लगते हैं, अरे देखो कितनी बेशरम लड़की है, कितनी अगली है, कितनी बेशरम है. मतलब एक तो इतनी अगली है, ऊपर से इतनी बेशरम है. भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल. यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिगार्ड टू आवर इज्जत, फॉर आवर इज्जत बेसिकली आवर ऑनर. अब रामलाल उस पर चिल्लाया कि भोली, क्या तुम पागल हो? तुम हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? थोड़ी तो शर्म करो. For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, contemptible coward as my husband. I want. बताओ, बोल दिया लड़की ने. वो कहती है, मतलब वो बहुत ही फर्म होके कहती है कि आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं इस लेम्ड, मतलब ये लेम तो था ना, लेम और ओल्ड, मतलब मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस लंगड़े बूढ़े से शादी करने को तैयार हो गई थी. आपने कहा कि शादी करनी है, जबकि मैं नहीं करना चाहती थी. ये लेम है, ये ओल्ड है, फिर भी चलो मैं आपकी इज्जत के लिए, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं शादी करने को रेडी हो गई. लेकिन मैं इस मीन, ग्रीडी और कंटेम्प्टिबल, मतलब इस नीच, लालची और कायर आदमी को अपना पति नहीं बना सकती, क्योंकि ये बहुत ही कायर है, ये बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही कंटेम्प्टेबल है. मैं इससे शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी. वाओ, व्हाट अ शेमलेस गर्ल. वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ. अब लोग कहने लगे, अरे देखो कितनी बेशर्म लड़की. हमें तो लगता था
कि ये तो बेचारी गूंगी गाय है, लेकिन ये तो बहुत बेशरम है। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, जो ये औरत बोल रही थी ना, एक बूढ़ी औरत बोल रही थी नहीं सब। अब भोली जो है वो गुस्से में उस ओल्ड वुमन के पास जाके बोली, येस आंटी, यू आर राइट, you all thought I was a dumb driving cow. That's how you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? अब वो भोली उस बूढ़ी औरत की बात सुन के जो कहती है ना, ये देखो कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो इसे बेचारी गूंगी गाय समझा था, ये तो बड़ी बेशरम है। अब भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ गुस्से से मुड़ बोली, हाँ आंटी आप सही कहती हो, आप सबने मुझे गूंगी गाय समझा था, इसलिए इस हार्टलेस क्रीचर, इस निर्दयी इंसान से आप मेरी शादी करना चाहते हो, इस आदमी को मेरे मतलब मुझे इसके हवाले करना चाहते हो। लेकिन अब वही गाय, अब मैं गूंगी गाय नहीं रहूँगी, अब वही गूंगी गाय, वही हकलाने वाली गाय, वही बेवकूफ़ लड़की बोल रही है। आप और सुनना चाहते हैं? तो कह रही कि अब मैं वो डम्प का वो स्टैमरिंग फूल अब बोलेगी और बोलती रहेगी। क्या आप और सुनना चाहते हैं? तो सुनिए। Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. तो बिशंबर अपनी बारात को लेकर लौटने लगा। बैंड वाले समझे कि शादी खत्म हो गई है, तो उन्होंने विदाई का गीत बजाना शुरू कर दिया। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल वहीं खड़ा रहा, सिर को झुकाए, दुख और शर्म के बोझ से दबा हुआ था वो। The flames of the sacrifice slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bhuli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" पवित्र अग्नि की जो लपटें थी, जो फायर थी, फ्लेम्स जो थी, वो धीरे धीरे नीचे हो गई, बुझने लगी। सब लोग जा चुके थे। अब रामलाल ने भोले से कहा कि लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कौन शादी करेगा, ये सवाल है बड़ा, तुम्हारा अब हम क्या करेंगे, और अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। अब सुलेखा यानी कि भोली एक शांत लेकिन एक बहुत ही मजबूत आवाज़ में बोली। अब वो बहुत ही मजबूत और शांत आवाज़ में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't it that right, ma'am? अब भोली ने एकदम शांत आवाज़ में कहा कि अरे आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं बुढ़ापे में आपकी मतलब आपके और माँ के बुढ़ापे में आपकी सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सब सीखा है ना मैडम? इसकी मैम भी यहीं खड़ी है, शायद ये इसकी मैम, ये इसकी मैम, ये लग रही थोड़ी पढ़ी लिखी। तो कहती है ना मैम, मैं पढ़ाऊँगी ना। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब जो टीचर जिसको मिली थी ना स्कूल में, वो पूरा इंसिडेंट, पूरा सब कुछ देख रही थी, पूरा ड्रामा कोने में खड़ी होकर, चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। उन्होंने कहा, येस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल भोली, तुम पढ़ाओगी, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और वो बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही थी भोली को देखकर। उनकी आंखों में वही संतोष झलक रहा था जो किसी कलाकार को तब मिलता है जब वो अपनी महान रचना पूरी कर लेते हैं। तो टीचर भी बिल्कुल अपनी महान रचना, और उनकी महान रचना कौन है, ये भोली है। तो भोली को ऐसे ही देख रही थी जैसे एक महान कलाकार अपना मास्टरपीस, अपनी महान रचना को कंप्लीट करके देखता है ना, बड़े प्यार से, बड़ा गर्व से, बड़े सेटिस्फेक्शन से, ऐसे ही उसकी टीचर भी उसको देख रही है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भोली, जिसे सब गूंगी गाय समझते थे, उसने अपने आत्मसम्मान और हिम्मत से सबको चौंका दिया। उसने लालच और शोषण को ठुकरा कर साबित कर दिया कि एक लड़की की असली ताकत उसके सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी एजुकेशन में है। उसकी टीचर का सपना पूरा हुआ। भोली ने अपनी भोली जो कि बहुत ही दबी कुचली लड़की थी, उन्होंने उस लड़की से एक सेल्फ रिस्पेक्टेबल, उसको एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाया, एक
स्वाभिमानी लड़की का रूप दिया उसको, राइट। सो ये कहानी बहुत अच्छी थी, इससे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंसान चाहे तो वो अपनी कितनी बड़ी कमी को भी साइड करके वो सब बन सकता है, वो सब अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है। भोली एक ऐसी लड़की थी जो देखने में भी अच्छी नहीं थी, हकलाती थी, दिमाग से भी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी इतनी सारी कमियों को साइड करके भी उसने वो सब अचीव किया जो वो करना चाहती थी। वो जिस स्कूल में पढ़ने गई थी आज वो वहाँ पर टीचर बन जाएगी। सो स्टूडेंट, दिस वॉज एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ भोली बाय के अब्बास, a tale that teaches us how education and self-respect can transform even the most timid person into a symbol of courage. Bholi, once considered a dumb cow, proved that the true beauty lies in confidence, honesty, and dignity. So, moral of the story is never underestimate anyone. With knowledge and courage, anyone can rise and shine. और अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, so don't forget to like the video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel. And also press the bell icon so you never miss our next chapter explanation. See you in the next video with another wonderful chapter. Till then, keep learning and keep inspiring. Thank you.